नमस्कार, फिर से स्वागत है आप सबका। मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट अमरप्रीत कौर। और आज जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम अपने स्टूडियो में नहीं हैं। आज हम एक ऐसे शख्सियत के पास आए हैं उनका इंटरव्यू लेने, जो जम्मू के एक बहुत बड़ा नाम है फैशन इंडस्ट्री में। उन्होंने अभी रिसेंटली बहुत अच्छे काम किए हैं वुमेंस को लेके, और साथ ही साथ वो एनजीओ भी चलाते हैं। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं उनका नाम बताना चाहती हूँ, संध्या गुप्ता मैम। बहुत बहुत धन्यवाद संध्या मैम, आप हमारे थोड़ा सा टाइम निकाला और हमें ही बुला लिया अपने बुटीक पे। तो मैम, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये करूँगी कि जो संध्या गुप्ता थी एक बचपन में, तो उनके मन में क्या था? पहले तो आपका सबका शुक्रिया अमरप्रीत कि आपने टाइम निकाला और आज आप मेरे ही स्टूडियो में आए हैं। आप अपने स्टूडियो में सबको बुलाते हैं, पर मुझे लगता है आप सबका बड़प्पन है जो आप यहाँ तक आए जी। हर एक इंसान का एक ड्रीम होता है कि कुछ करना है उसको लाइफ में। तो सबको पता है मेरे बारे में, ओपन किताब हूँ कि डोगरा फैमिली की एक लड़की जी ख्वाब नहीं ले सकती, अगर लेती भी है तो उसको अलो नहीं किया जाता। तो एयर होस्टेस बनने के ख्वाब ने मेरी 17.5 साल की उम्र में शादी करा दी। मेरे 2 बेटे हो गए छोटी उम्र में, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे कुछ करना है। जी। डिज़ाइनिंग जो थी वो मेरे अंदर कूट कूट के भरी हुई थी, एक पैशन था डिज़ाइनिंग का। तो सोचा कुछ और ना करके क्यों ना डिज़ाइनर बना जाए। जी। तब आज से 31 ईयर हो गए ये ब्रांड को जब मैंने स्टार्ट किया, जिसका नाम रखा था अपीयरेंसेस। ऊपर साईं बाबा ऑलवेज ब्लेस्ड मी, मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड की सपोर्ट की वजह से और लोगों की प्यार की वजह से मैंने वो मुकाम हासिल किया। और मैं पूरे देश में नहीं, विदेशों में भी मैंने अपना झंडा गाड़ा, जिसका नाम है अपीयरेंसेस। जी आगे बिल्कुल मैम, आपका एक नाम, खुद का एक ब्रांड हो चुका है आपका नाम, और आपने देश विदेश सब जगह अपना नाम आपका बहुत चल रहा है। तो मैम, आप हमें ये बताइए कि आपकी ख्वाहिश जब एयर होस्टेस बनने की थी, उसके बाद आपकी शादी हो गई, उसके बाद आपने फैशन इंडस्ट्री में आने का कैसे सोचा? बचपन से क्रिएटिविटी थी, जैसे मैंने बताया मन के अंदर, तो अपने कपड़े खुद ही डिज़ाइन करती थी। जी। तब इतने कपड़े मिलते नहीं थे। जी। उस टाइम जो दौर था, तो कभी कभी माँ की पुरानी साड़ियाँ काट पाट के बना ली जाती थी। तो माँ से डांट भी पड़ती थी, क्योंकि उस बेचारी को खुद ही बड़े कम कपड़े नसीब होते थे। वो दौर ऐसा था कि ऐसा नहीं, बहुत रिच फैमिली से हम लोग थे। मेरे फादर साहब का श्रीनगर में बहुत अच्छा खासा बिजनेस था, और उतने जैसे आज का फैशन का दौर है, तो आपको हर पल एक नया कपड़ा चाहिए। जी। तो बड़े लिमिटेड कपड़े होते थे। जी। उन लिमिटेड कपड़ों से ही अपनी ज़रूरत को पूरा किया जाता था। तो माँ के कपड़ों को काटती थी, अपने लिए डिज़ाइन बनाती थी। जब मेरी शादी हुई तो मैंने अपने खुद के कपड़े खुद ही डिज़ाइन किए थे। तो वो जो कीड़ा था ना मेरे अंदर, तो शादी के बाद भी था। तो कहीं जाना तो खुद के कपड़े डिज़ाइन करके पहनने, लोगों ने अप्रिशिएट करने। तो एक दिन मेरे हस्बैंड ने ही मुझे बोला कि तुम्हारे अंदर बड़ा पैशन है, लोग तुम्हारी डिज़ाइनिंग को पसंद करते हैं, तो क्यों ना तुम इसी डिज़ाइनिंग को कुछ क्रिएट करो। तब तो बड़े कम लोगों को पता ही नहीं था बुटीक्स क्या होता है, फैशन डिज़ाइनर क्या होता है। तो जम्मू में मैंने अपीयरेंसेस का तब ब्रांड शुरू किया। जी। और लोगों ने इतना प्यार, इतना मोहब्बत दिया मेरी डिज़ाइनिंग को, कि ये सब लोगों के प्यार और मोहब्बत की वजह से जो अपीयरेंसेस है, उसने देश विदेश में अपना एक नाम, एक मुकाम हासिल किया। जो एक सिलसिला आपने शुरू किया था, वो चलता ही जा रहा है। जी। और नए मुकाम आपको मिलते जा रहे हैं। जी। तो आपका एक एनजीओ भी है। जी। जी। तो हम जैसे संध्या गुप्ता को जानते हैं एक फैशन इंडस्ट्री से, तो फिर एनजीओ की तरफ कैसे आपका रुझान आया? पता नहीं, जब काम करती थी मैं बुटीक में, जब मैंने दुनिया को खूबसूरत बनाना शुरू किया, तो उस दौरान मुझे लगता था कि बहुत सारी ऐसी बच्चियां थी जिनकी ख्वाहिश होती थी कि मुझसे आके कुछ डिज़ाइन कराना, खूबसूरत कपड़े पहनना, पर वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे। और फिर जब मैं बुटीक में, जब एक इंसान काम करता है, तो तरह तरह की फ़ीमेल्स आती हैं। बिल्कुल। तरह तरह की फ़ीमेल्स आने से क्या होता था कि मैं उनके साथ एक बहुत अपना गहरा एक रिश्ता बना लेती थी। जी। और वो रिश्ता होता था दिल का। तो बहुत सारे लोग, जितनी भी फीमेल्स थी, वो मेरे पास आके अपनी प्रॉब्लम डिस्कस किया करती थी। कि आज किसी की सास की प्रॉब्लम थी, तो किसी की माँ की प्रॉब्लम थी, किसी की ननद की।
तो ऐसा दुख सा मेरे मन में घर कर जाता था कि हमेशा एक औरत ही क्यों मजबूर होती है, उसको क्यों सताया जाता है। जी जी। तो जब ये सब चीज़ें मैं सोसाइटी में देखती थी तो मुझे लगता था कि क्या औरत की कभी कोई पहचान क्यों नहीं होती है। जी। कभी बाप के नाम से पहचानी जाती है, हस्बैंड का नाम से, बच्चों के नाम से, और कल को भगवान ना करे तीनों में से कोई भी रिश्ता अगर इनको बाहर निकाल देता है तो इसकी तो पहचान खुद की ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल। तो यही मकसद बन गया। जब बहुत साल हो गए मुझे डिज़ाइनिंग में काम करते हुए, तो अंदर ही अंदर एक घुटन सी थी जी। मन में। लगता था मैं क्या यही हूँ, क्या संध्या गुप्ता यही है, मकसद यही है कि मैं यही करना चाहती हूँ। तो मुझे लगा नहीं, मेरा मकसद कुछ और है। यहाँ मैंने खूबसूरत औरतों को खूबसूरत बनाया। मेरा मकसद हो गया कि मैं अपने कुछ ऐसे काम करूं जिससे मैं समाज को खूबसूरत बनाऊं। तभी मैंने एक वुमेन क्लब मेरी पहचान रखा, जिसका नाम सोच समझ के रखा, मेरी पहचान। और आज आप सबकी ब्लेसिंग्स, दुनिया की ब्लेसिंग्स, सबका प्यार मोहब्बत, अच्छे काम करने का बीड़ा उठाया है। उन मजबूर माँओं की मदद करती हूँ जिनके बच्चों ने उनको घर से निकाल दिया है, डिसेबल बच्चियाँ हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, और बहुत सारे यंग यूथ है। मुझे लगता था कि यूथ के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ करने का कीड़ा जो होता है ना यूथ के अंदर, कहीं ना कहीं उनके सर पर कोई गॉड फादर नहीं होता था। और पैसे की कमी के कारण यूथ जो है, जो उनके अंदर जो पैशन था, वो उस पैशन को बाहर नहीं निकाल पाए। मुझे लगा कि मुझे जम्मू के लिए कुछ करना है, अपने डोगरा समाज के लिए कुछ करना है। और मैंने फिर मैं सोसाइटी में बाहर निकली और मैंने फिर हर एक की मदद के लिए मैं आगे आई। और आज दिन है वो ऐसा कि जब जिसको भी ज़रूरत होती है तो संध्या गुप्ता के दरवाजे सबके लिए खुले मिलते हैं, कि मेरी वजह से शायद मैं किसी ना किसी के चेहरे पे मैं वो स्माइल ला सकती हूँ। बिल्कुल। तो मैम, जो आपने ये बताया कि जो एनजीओ मेरी पहचान है, तो उसके अंदर किस तरीके से आप लोगों से डील करते हैं? जैसे कि आपने बताया कि महिलाएं जो आती हैं आपके पास, तो उनको किस तरीके से आप डील करते हैं? कोई एक दो आपके पास? ऐसे बहुत सारी महिलाओं की प्रॉब्लम तो रहती है, बहुत सारी। मुझे लगता है कि 99% जो फीमेल्स हैं वो दुखी रहती है किसी ना किसी कारण से। बहुत सारी महिलाएं मेरे पास आती थी जिनके हस्बैंड दारू पीने के बाद कुछ काम नहीं करते थे, मारना पीटना, बच्चे, छोटे छोटे बच्चों के पास पैसे नहीं होते थे, पढ़ाई के लिए कुछ पैसे नहीं होते थे, खुद की ज़िंदगी काटने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते थे। तो मैं उनकी हेल्प तो करती थी, पर मुझे लगता था कि क्यों ऐसा होता है जी। तो वो लोग जब मेरे पास आते थे तो बड़ी सारी फीमेल्स को घर से बाहर निकाल दिया जाता था, और कोई सास बुरी बन जाती है तो कभी ननद। तो एक रिश्ता ऐसा होता था कि औरत ही औरत की दुश्मन रहती है हमेशा। बिल्कुल। तो मैंने जब उनके केसेस लेना शुरू किए, और मैं वुमेन सेल जाया करती थी उनके केसेस सॉल्व करने के लिए, तो मैंने देखा बहुत हद तक न्याय नहीं मिलता है। ये सच्चाई है। आपके कैमरा के माध्यम से मुझे लगता है बहुत सारे लोग मेरे इस खिलाफ भी होंगे, क्योंकि बहुत सारे केसेस पुलिस की डायरियों में दबे पड़े रहते हैं, वुमेन सेल पड़े रहते हैं, लॉयर्स अपना काम करते रहते हैं। सालों साल ये लोग जो हैं वो दर दर की ठोकरें खाती रहती है, रोज़ आ रही है वुमेन सेल, कभी लॉयर के चक्कर, कभी कोर्ट कचहरी के जी। तो मुझे नहीं लगता कि न्याय मिलता होगा। और बहुत सारी ऐसी लेडीज़ जिनकी मैंने मदद करने की कोशिश की, वही उन्होंने मुझे झूठा साबित कर दिया। कल को जैसे ही मैं उनका केस पकड़ती थी, उनके लिए न्याय के लिए लड़ती थी, और जब वो बाद में वही लोग आपस में वो पैचअप कर देते थे, फिर कहते थे कि नहीं संध्या मैम हमारी मतलब हो गया है पैचअप, तो तब मैंने देखा कि मेरे को इस काम से थोड़ी घुटन होने लगी। मुझे लगा कि नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊँगी, शायद मैं इतनी कैपेबल नहीं हूँ कि मैं किसी को न्याय दिला सकूँ, क्योंकि एक अकेला इंसान जो है वो न्याय नहीं कर सकता। उसके लिए पूरी वो चेन बनी होती है, पुलिस है, लॉयर हैं, खुद वो इंसान है जिसके साथ अन्याय होता है। जब वो खुद का इंसान ही पीछा छोड़ देता है, वो पीछे हट जाता है, तो आप न्याय किसको दिलवाओगे? नहीं दिलवा सकते। तो मुझे लगा कि मैं वो रास्ता चुनूं जिससे मैं लोगों की स्माइल ला सकूं, और मेरे मन के अंदर एक सेटिस्फेक्शन रहे कि हाँ वाकई में मैं जो कर रही हूँ इससे किसी का भला हो रहा है। तो मैंने सोचा, सबसे पहले मैंने एक गरीब माँ बाप की तरफ देखा जिनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे, उनकी ख्वाहिशें होती थी कि वो अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कराएं।
तो मैंने बीड़ा उठाया, मैंने उनके चेहरे पे स्माइल लाने के लिए अपने हाथों की जो क्रिएटिविटी थी उसको उभारना शुरू किया। और कम से कम 30 से 35 ऐसी लड़कियां हैं जिनकी मैंने अकेले शादियां करवाई हैं। उनके चेहरे पे स्माइल लाने के लिए मैं अपने हाथों से बने हुए कपड़े डिज़ाइन करती हूँ, खूबसूरत कपड़े, ऐसे नहीं कि कुछ भी उठाया और उनको दान में दे दिया, नहीं, मतलब वो कपड़े बहुत सुंदर होते हैं और मैं उनके चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए वो कपड़े डिज़ाइन करती हूँ। साथ ही साथ मुझे आपके चैनल के माध्यम से एक और बात जो सारी दुनिया भी जानती है, पर आपके चैनल वाले जो भी देख रहे होंगे, मुझे अपने जम्मू कश्मीर के महाराजा हरी सिंह जी से बहुत प्यार था जी। मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं उनके साथ भेदभाव हुआ है, उनके खुद ही फैमिली ने, समाज ने उनके साथ बहुत अन्याय किए हुए हैं। जब मैंने उनकी स्टोरी विकिपीडिया में देखा, उनके बारे में बहुत गलत लिखा गया है, और वो क्यों गलत लिखा गया और उसके लिए आवाज़ क्यों नहीं किसी ने उठाई, ये मेरे मन में भी बहुत सारे प्रश्न उठे रहे कि ऐसा क्या हुआ उनके साथ। क्योंकि मैंने जब उनकी लाइफ के बारे में पढ़ा और मुझे पता था कि वो एक ऐसा दलेर राजा था हमारे देश का, जिसने हमें डुग्गर देशवासियों को एक नाम दिया। आज हम जो डोगरे हैं उन्हीं की वजह से हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना। आज जो हमारा नाम है डोगरे, वो महाराजा हरी सिंह जी की देन थी। उनकी कुर्बानियों ने हमें सिखाया कि कैसे ज़िंदगी को एक अच्छे मुकाम पे लेके आना है। उनके टाइम में ऐसा होता था कि फीमेल जो होती थी, महिलाएं, उनके ऊपर कोई अत्याचार नहीं होता था, वो सर उठा के जीती थी। तो मेरे को एक लगाव सा था, ना जाने ऐसा क्या है, हो सकता है महाराजा जी की ऊपर से देन हो, या उन्होंने कोई मेरे अंदर वो चीज़ पैदा की कि मैं महाराजा जी के नाम को पूरे देश नहीं विदेश में उनके नाम को ज़िंदा रखूं, जो उनकी फैमिली शायद ना कर पाई हो। तो मैंने महाराजा हरी सिंह एक अवार्ड शुरू किया, महाराजा हरी सिंह डोगरा सम्मान अवार्ड। मैंने पूरे विश्व के ऐसे लोगों को चुना जो डिज़र्व करते थे, जो ईमानदार थे, जिन्होंने अपने बलबूते पे कुछ करके हासिल किया हो। उस अवार्ड से मैंने उनको सम्मानित किया और मुझे फ़ख्र होता है कि उन्होंने महाराजा जी के ऊपर बैठ के उन्होंने मुझे चुना है। मैं आर्मी मार्टियर्स की फैमिली से भी जुड़ी हुई हूँ जी। मैं उनके लिए पैसों से तो वो खुशियाँ नहीं खरीद सकती, पर मैं उनके चेहरे पे खुशियाँ लाने के लिए उनके घरों तक जाती हूँ, उनके बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जो मुझसे बन पाता मैं करती हूँ। मैं डिसेबल जो आर्मी जवान्स हैं, सबसे ज़्यादा मैं उनके लिए काम कर रही हूँ। देखो, एक सच्चाई है, एक जो आर्मी शहीद होता है जवान, वो तो एक बार मर जाता है, देश के लिए कुर्बान हो जाता है, पर जो डिसेबल रह जाते हैं, कई लोगों ने अपनी आंखें गंवा दी, कुछ तो ऐसे हैं देखने को जिनके पूरे अंग जो हैं वो अपने देश के लिए निशावर हो गए हैं, सिर्फ धड़ बचे हुए हैं, तो वो हर पल जिंदगी को मर मर के जीते हैं, है ना। वो रोज़ मर रहे हैं, ठंड में वो कैसे जीते होंगे, गर्मी में कैसे जीते होंगे, वो सोते कैसे होंगे, उठते कैसे होंगे। आज हमारा देश भूल चुका है उन सब जवान की कुर्बानियों को। तो मैंने बीड़ा उठाया कि मैं अपने जवान के लिए कुछ करूं, और मैं जितना हो सकता है एक औरत होने के नाते, जितना मेरे में हिम्मत है या दम है, मैं उनके लिए करती हूँ। बस एक छोटी सी मकसद लेके आगे बढ़ रही हूँ, किसी ना किसी तरीके से किसी के काम आ जाऊँ, किसी के चेहरे पे स्माइल लेके आऊँ। मेहनत करती हूँ, पूरी दुनिया को पता है कि 24 में से 20 घंटे काम करती हूँ। रात को भी उठ के बैठ जाती हूँ कि मुझे नए दिन के लिए क्या शुरुआत करनी है, मुझे कैसे काम करना है कि मैं पैसे कमाऊँ और उन पैसों से मैं कैसे मदद करूँ जी। तो आज आप सबका प्यार है, जो आज आप सब लोग मेरे पास आके मेरी बातें अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हो। एक बात, सिर्फ इतना एक मैसेज देना चाहूँगी सब दुनिया वालों को कि अपने लिए तो खूब जिया जाता है, ऐश की जाती है, और अपने लिए ही हर इंसान जीता है। मज़ा तब है जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाए और आप अपने समाज के लिए जियो और उन बच्चों के लिए जियो जिनको आप जैसी माओ की ज़रूरत है, और उनके सर पे गॉड फादर बन के उनकी हेल्प ज़रूर करो। एक और कड़वा और सत्य एक मैसेज अपनी सोसाइटी के लिए, इंसान को बलि का बकरा ना बनाओ, उनका नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। अगर वो आपकी मदद कर रहा है तो इतना सेल्फिश मत बनिए कि मुर्गी को ही मार दीजिए। छोटा छोटा एक अंडा जो मुर्गी के अंदर से निकलता है उसको खाने की कोशिश कीजिए,
तो देखो ये दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाती है। सेल्फिश मत बनिए, रिस्पेक्ट रखिए फीमेल के लिए। औरत माँ है, जननी है, माँ है, बेटी है, उसको आदर और सम्मान की नज़रों से देखिए, ना कि उसके बारे में गॉसिप कीजिए। और ज़रूरत हो तो जब औरत को आपकी ज़रूरत होती है तो आप कंधा मजबूत बन के सामने खड़े हुए जी। नज़र आने चाहिए। मैं अपने पड़ोसियों से भी बोलूँगी, समाज से भी बोलूँगी कि अगर आप किसी भी फीमेल पे या मेल पे, कोई भी दुनिया में कोई भी तो दुखी होता है, अगर किसी को आपकी ज़रूरत है तो ये मत सोचिए कि ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरा कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरा इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन है आपका इंसानियत का। इंसानियत के नाते आप एक दूसरे की मदद कीजिए। अगर कोई अत्याचार होते हुए देखते हो, चाहे वो जानवर क्यों ना है, तो आप एक दिल में वो पीड़ा ज़रूर रखिए उस इंसान के लिए, उस जानवर के लिए, उस माँ के लिए, उस बेटे के लिए। और हो सके तो थोड़ा अपना एक कीमती पल उसके लिए ज़रूर रखिएगा। आज अगर आप रख रहे हो तो कल वो आपकी ज़रूर मदद करेगा। बिल्कुल। और मैं सेल्फिश हूँ, हाँ हूँ, क्योंकि मैं ये सब काम खुद के लिए कर रही हूँ। मैं अपना सारा पैसा, अपनी मेहनत आप सब सोसाइटी के लिए क्यों लगा रही हूँ? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग भी मेरे बुढ़ापे का सहारा बनो, मेरी लाठी बनो। अगर आज मैं आप सबके काम आ रही हूँ तो भगवान ना करे अगर मैं कल को बेड पे पड़ गई तो मैं भी आपसे एक ख्वाहिश रखूँगी कि आप लोग फैमिली बनकर मेरे लिए भी तब खड़े मिलना, तो मुझे लगेगा कि मेरा मकसद पूरा हुआ है। और एक और मकसद है जी, इतिहास के पन्नों पे मेरा नाम होना चाहिए। एक वो लालच है जिसकी वजह से आज मैं मेहनत कर रही हूँ, सोशल काम कर रही हूँ और अपना पेट काट के हर उस इंसान की मदद कर रही हूँ और हर उस इंसान के चेहरे पे स्माइल लाने की कोशिश कर रही हूँ। फिर से बोलना चाहूँगी अमरप्रीत, जो आपके लोग देखेंगे, दर्शक, प्लीज़ हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि हर इंसान, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, हर एक इंसान की एक इज़्ज़त होती है। सिर्फ उस इज़्ज़त को बरकरार रखिएगा। थैंक यू सो मच। बिल्कुल। तो मैम एक क्वेश्चन और मेरा रह गया है। आपने बहुत अच्छी बातें बताई हमें और बहुत आपने अपनी बातों में बताया कि आपको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है एक समाज सेवा करने के लिए। तो आने वाले टाइम में, फ्यूचर में, हम संध्या गुप्ता को किस मुकाम पे पहुंचता हुआ देख रहे हैं या किस तरीके से देखेंगे, आप वो थोड़ा बता दीजिए। सच्चाई ये है कि मुझे कोई मुकाम नहीं चाहिए, मुझे कोई पॉलिटिशियन नहीं बनना जी। मुझे एक अच्छा इंसान बनना है और मरने के बाद हर एक इंसान के दिलों में बसना है कि अगर मैं मर जाती हूँ तो आने वाले दिनों में लोग मुझे याद रखें कि हाँ, वो संध्या गुप्ता थी जिसने ईमानदारी से अपने फ़र्ज़ को पूरा किया, सोसाइटी के लिए काम किया। और मैं जो भी करती हूँ मैं ओपन अपने फेसबुक चैनल पे, व्हाट्सएप पे सारे काम दिखाती हूँ। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप शो ऑफ़ करती हो, तो मैं कहती हूँ हाँ, मैं शो ऑफ़ करती हूँ। क्यों करती हूँ? इसीलिए करती हूँ कि जब आप मुझे देखोगे तो बहुत सारे लोगों पे भी जज्बा आता है काम करने का। जी जी। और वो चाहते हैं कि अगर संध्या गुप्ता कर रही है तो हम भी ज़रूर करेंगे। शो ऑफ़ है पर निष्ठा से काम करती हूँ, ईमानदारी से काम करती हूँ। लालची हूँ? हाँ हूँ, क्योंकि नाम चाहिए खुद का, जो संध्या गुप्ता मरने के बाद भी चाहती है कि उसको भी याद किया जाए। बिल्कुल मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने सुंदर विचार आपने हम लोगों के साथ साझा किए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ संध्या गुप्ता मैम, जो कि एक फ़ैशन इंडस्ट्री से ताल्लुकात रखती हैं, लेकिन साथ साथ वो एक NGO भी चलाती है और उनका बस इतना सही एक ख्वाब है कि जो भी समाज में है वो एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ें और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, प्यार से रहें। एक जो डोगरा समाज है उसमें भी जो विकास होने चाहिए वो हों। और बहुत ही प्यारा सा मैसेज उन्होंने हमें दिया कि रिस्पेक्ट करो और रिस्पेक्ट दो।